जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और जैसे कि हमने बात किया हुआ था, पेपर की बात कर रहे थे क्योंकि हमने लेके आया हुआ पेपर साइंस। इसके पहले वाले पेपर में हमने जो स्टार्टिंग वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हुए थे। ठीक है, सो हम आज फिर आपके लेके सामने आए हैं जिसका नाम है साइंस पेपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट दिया था सर साइंस का पेपर आप सॉल्व कीजिए। सो कल आपका बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर लाइव क्लास लीजिएगा मैथ लेवल 1 की। सो हमारे सर की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए हमने पेपर इसमें अपलोड किया था। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए भी थे आज। ठीक है, सो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किया। तो जितने स्टूडेंट ने अभी हमारा इसके पहले वाला वीडियो स्टार्टिंग का नहीं देखा है, वो जाकर एमसीक्यू वीडियो देखें। ठीक है, उसके बाद उसके आगे का हम वीडियो फिर से बनाएंगे, आगे क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू फिर वही हम रिपीट करेंगे तो फिर से हमारा टाइम भी काफ़ी वेस्ट होगा और आप लोगों को भी दिक्कत होगी। एक बार पहले वाले वीडियो देखिए, फिर आपको मज़ा आएगी बाकी के वीडियो को पढ़ने में। तो अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 18 तक जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ था, ये हमने सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करके दिए हुए थे। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन सही है कौन से क्वेश्चन सही नहीं है। हाँ, तो एक क्वेश्चन हम फिर ले लेते हैं। वैसे हमने 19 भी आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और परेशान नहीं होने का, रिलैक्स होकर पढ़ने का, मस्त के साथ पढ़ने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आई स्टूडेंट ड्रॉप्ड ए फ्यू पीस ऑफ मार्बल इन डाइल्यूट HCl। यानी ये कहा गया कि स्टूडेंट हैं, उन्होंने ड्रॉप किया कि कुछ पीसेस से मार्बल की पीसेस होती है, टुकड़े होते हैं, उन्होंने किस में डाल दिया, HCl में। ठीक है, कंटेन ए टेस्ट ट्यूब, द इन्वॉल्व गैस वाज पास थ्रू द लाइम वाटर। ठीक है, और फिर इन्होंने एक क्वेश्चन दिया गया, फिर ये कह रहे हैं कि व्हाट चेंज वुड बी ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर। आपने लाइम वाटर में कौन सी चेंजेस आपने देखा हुआ है। ठीक है, तो वो हमें देखना है। अब ये कहा गया कि जब कभी भी मार्बल को डाइल्यूट HCl में हम डालते हैं तो क्या बनेगा, वो लाइम वाटर टर्न मिल्की कलर में होता है। कैसा, मिल्की कलर में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे आए तो क्या करें, स्टूडेंट ड्रॉप, उसने क्या किया, डाल दिया, कुछ टुकड़े थे इसके मार्बल्स के, ऐसे करके कुछ टुकड़े थे, किसमें, HCl में डाल दिया। कौन सा HCl था, डाइल्यूट HCl था। ठीक है, डाइल्यूट HCl में डाला तो कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब में क्या आपको मिला, जो कलर था कैसा मिला या जो भी है। तो ये कहते हैं गैस कौन सी मिली। ठीक है, थ्रो लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की कलर में होगा। किस कलर में, मिल्की कलर में। फिर क्वेश्चन का आता है राइट ए बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो किस तरीके से बैलेंस करना है उसको हम समझते हैं। ठीक है, चलो मैं समझता हूँ, बैलेंस करता हूँ। जैसे कहा गया CaOH का होल ट्वाइस और प्लस CO2। ठीक है, CO2 को हम ऐसे बनाएंगे, और CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो ध्यान दो, Ca दिया कैल्शियम, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी कि ऑक्सीजन भी कितने हो गए हमारे, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। अभी ये 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अच्छा इधर देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने, 3 और ये 1, 4, कैल्शियम कितना हो गया, 1। यानी कि ये जो है राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करके बनाना है। ठीक है, उस तरीके से हम आराम से रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, जैसे दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, हमने लिखा CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिवन अवे CaCO3 प्लस H2O। समझ में आ गया। जब हम इसको ऐसे बनाएंगे तो क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट और ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट। और कहा गया कि राइट ए बैलेंस, इसको हमें बैलेंस करना है। पहले देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो लिखोगे दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, और अगर नहीं है तो आपको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, कितना हमने लिखा। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे लाइन। ये आपको पता है LHS है और ये हमारा है RHS। ठीक है, अब और समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले करेंगे Ca लेंगे, फिर क्या है, O है, और फिर H है। हम कभी भी नंबर उसमें नहीं लेते, केवल अल्फाबेट लेते हैं जो हमारा एलिमेंट होता है। सेम टू सेम इधर भी लेते हैं, Ca, O और H। अब देखो Ca यहाँ पे कितना है, 1, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1। अच्छा इधर देखो कितना Ca, 1, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड में 1 1 बराबर। अच्छा आगे देखते हैं,
अब यहाँ पे यू ब्रैकेट यानी इसका 2 से मल्टीप्लाई करते ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और ये भी 2 ऑक्सीजन हो गए, टोटल कितने हो गए 4। हम यहाँ पे क्या लेंगे 4 ऑक्सीजन, ठीक है। इधर ऑक्सीजन लिखते हैं, 3 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये भी टोटल कितने हो गए 4 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखते हैं, अभी ये हाइड्रोजन ये भी करेगा मल्टीप्लाई, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन और कहीं है नहीं है, केवल 2 हाइड्रोजन हमने इस साइड में लिखा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ही दिए हुए, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, समझ आएगा ना। इसका मतलब ये जो रिएक्शन दी गई है ऑलरेडी बैलेंस है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, समझेगा। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलैक्स होकर पढ़ना, टेंशन नहीं लेने का, बहुत मजा आएगी पढ़ने में, ठीक है। और हम प्रयास करेंगे कि कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम हर चैप्टर की कम से कम 2-2 पेजेस लेंगे, 2-2 आप स्लाइड लेंगे, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से और समझ में आए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन आया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम्स हैं ए और बी। मान लीजिए सपोज दैट एक एटम ए है और एक एटम है बी, समझेगा। एटम नंबर 1 ए, एटम नंबर बी। ए लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। और बी कहता है बी गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, यानी ये किसी को दे रहा है और ये किसी से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, समझ गया। अब समझते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी। अब ये कह रहे हैं ए और बी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल हम आपको देते हैं, इसके पास एक है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा कोई एलिमेंट बताओ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेते हो। जस्ट लाइक हम बात करते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम के पास कितने, आपको पता है एटॉमिक नंबर का 12, और हम लिखते हैं 2,8,2, ठीक है। स्टार्टिंग ये दोनों तो बराबर होते हैं, लेकिन ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा हमने यहाँ पे लिखा Mg, Mg के पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इधर हमने दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन हमने इस साइड में दे दिया, ठीक है। और ये होता है फार्मूला होता है MgCl2, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने क्या बनाया Mg, और यहाँ पे हमने बना क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना होता है 70, 2,8,7, 2 तो बराबर होता है 7 लेना होता है, ठीक है। अब देखो हम क्या करें यहाँ पे 7 लिखते 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी Cl लेंगे क्योंकि 2 Cl है, Cl2 2 Cl, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में गया। अब ध्यान दो, अब हमें ये समझना है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो चला जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा पार्ट है ए, मैग्नीशियम कैसा है ए पार्ट, ए पार्ट हमारा है मैग्नीशियम, और बी पार्ट है हमारा क्लोरीन, समझ में गया ना। ए है मैग्नीशियम, बी है क्लोरीन, ठीक है, समझ में गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया ऐसे करके, 2 इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। आप पढ़ते हो MgCl2, तो ये जो है बता दिए जब दो अपोजिट चार्ज आपस में होते हैं, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, आपस में अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी तेजी से होता है, समझ आएगा ना। यानी कि अगर हम बात करेंगे, जैसे बात करते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड मतलब क्या है कि जब उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कि जब 2 अपोजिट स्टैंड के चार्ज आपस में अटैच होते हैं तो उसके बीच में क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, समझ आ गया। अच्छा सेकंड देखते हैं, सजेस्ट कीजिए द फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय ए एंड बी। अब देखो फार्मूला भी हमने बना दिया, कैसा ए और बी, ठीक है। अच्छा ए के पास एक है ना, देखो ए के पास क्या लिखा एक, यानी कि ऐसे समझ, जैसे Mg और Cl2 हमने लिया, Mg को हमने ए दिया था ना, ठीक है, Mg को, और Cl2 यानी कि ये बी में आ जाएगा, तो Mg के पास एक है तो A1 यानी कि ए लिखते हैं, B2 Cl2 यानी Cl2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B2। आंसर जो हमारा फार्मूला आएगा AB2। अच्छा यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है A2B, ये सरासर गलत है, इसको ना लिखने का, यहाँ पे प्यार से लिखिएगा AB2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आएगा।
क्योंकि MgCl2 हम लिखते हैं, Mg एक एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसको A रखेंगे, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, उसे रखेंगे B2 के फॉर्म में, ये हमारा हो जाएगा AB2। समझ आ गया? अच्छा आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंस कीजिएगा फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन को, ठीक है? ये जो अब अच्छा डायरेक्टली इसमें लिखा हुआ है केमिकल इट इज बैलेंस, लेकिन क्यों बैलेंस है हमें करके देखना है, अगर है तो रियलिटी में सही है, और अगर नहीं है तो हमें बैलेंस करके देखना पड़ेगा। चलो समझते हैं, ठीक है? आगे हम अभी लिखा है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है? अभी थोड़ा सा लिखते रहो, बैकलॉग लिखते रहो, ठीक? अब देखो जैसे लिखा है ZnCuSO4 और फिर दिया है ZnSO4 + Cu। अब समझते हैं कैसे, ये जो लिया हुआ है ध्यान दो, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी है, कंपोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, किस तरीके की रिएक्शन है समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स दिए हैं पहले ध्यान दो। एक एलिमेंट भैया ये दे दिया गया, अच्छी बात है। एक एलिमेंट ये दे दिया गया, बहुत अच्छी बात है। एक एलिमेंट ये दे दिया गया, अच्छी बात है। इसे बताओ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कैसे? 1 2 और 3 लोग हैं। यानी कि जब 3 लोग होते हैं तो इसमें सिंगल वाला डिस्प्लेस हो जाता है, 2 लोग आपस में आ जाते हैं। समझ में आएगा? जैसे हमेशा हम बताते हैं सल्लू भाई और कैटरीना कैफ की कहानी, सलमान खान कैटरीना कैफ की कहानी, ठीक? अब देखो यहाँ पे कौन है, ऐसे इधर भी करेंगे तो ZnSO4, ठीक है? ये मान लीजिए हो गए विक्की कौशल। कौन हो गए? विक्की कौशल। अच्छा ये हो गए सल्लू भाई और कैटरीना कैफ। ऐसे समझते क्या, समझने के, ठीक है? तो ये जो कहानियाँ बता रहे हैं ये किसकी है? ये कहानी चल रही है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, क्योंकि जब 3 एलिमेंट हो तो सिंगल वाला डिस्प्लेस हो जाता है, जब 4 एलिमेंट हो तो डबल वाला डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है? अब ये कहानी विक्की कौशल की और सलमान खान की, कैटरीना कैफ की, आगे देखते हैं। हमने बनाया हीरो बनाया, ठीक है? अब ध्यान दो, विक्की कौशल की कहानी थी किसके साथ में? कैटरीना कैफ। तो विक्की कौशल ने क्या किया? कैटरीना कैफ से शादी की, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा ZnSO4 कौन बच गए? सल्लू भाई अकेले हो गए। कैसे? ये Zn थे विक्की कौशल, SO4 थी कैटरीना कैफ, और ये हो गए बेचारे सल्लू भाई अकेले हो गए। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही है। अब इसको हम समझते हैं कि ये बैलेंस कैसे है नहीं। चलो इधर समझते हैं। हमने यहाँ पे पहले लिखा Zn + CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, और इसको हम गर्म करते हैं यानी कि हीट करते हैं तो ZnSO4 बनेगा और प्लस Cu बनेगा, ठीक है? तो Cu क्या हुआ? Cu अलग हो गया और Zn जो है ZnSO4 एक साथ में आ गए, ठीक है? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं समझते हैं, ठीक है? अब देखो समझते हैं, ठीक है? जैसे इसके पहले वाला चल रहा है, इसको समझते हैं। ये आपका टोटल हो गया LHS, ये टोटल हो गया RHS, ये आपका है रिएक्टेंट, ये आपका है प्रोडक्ट, बीचों बीच हमने एक लाइन की थी, ठीक है? और क्या क्या है? Zn है, Cu है और SO है, सॉरी S और O समझ आएगा ना? यहाँ पे लिखते O 1 2 3 यानी 4, इधर भी वही लिखेंगे 1 2 3 4 Zn Cu S और O। समझ में आ गया? और 1 बाय 1 करके हम इसको बैलेंस करते हैं। Zn यहाँ पे कितना? 1, हमने क्या लिखा? 1 1। इधर Zn कितना है? 1। Cu कितने हैं? 1। इधर Cu कितना है? ये लास्ट Cu एक ही है 1। अच्छा S कितना है दोनों में? S और S 1 1, तो क्या लिखोगे? 1 और 1। O कितना दिया? 4, O हमने लिखा 4। इधर O कितना दिया है? 4, O कितना लिखा है? 4। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ऑलरेडी बैलेंस है। समझ में आ गया ना? जो बैलेंस नहीं होगी वो हम आपको बैलेंस करके दिखाएंगे, है ना? समझ में आ गया? तो फिर वही लिखेंगे दिस बैलेंस इज ऑलरेडी बैलेंस या फिर इट इज बैलेंस रिएक्शन। ओके, चलो सेकंड देखते हैं। राइट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, कह रहा है 2 ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी व्हिच मे सजेस्ट दैट केमिकल रिएक्शन, ठीक है, हैज टेकन प्लेस। यानी कि कुछ सजेस्ट करते हैं कि जब कोई 2 ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं बताना है आपको कि किसी भी एक्टिविटी में सजेस्ट करना है कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 हमेशा याद रखो, हीट इवॉल्व होती है।
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दी देयर इज ए चेंज इन कलर, बिल्कुल सही है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई ना कोई कलर चेंज होगा, ठीक है। सेकंड, गैस इज फॉर्म, गैस फॉर्म होती है ऑक्सीजन के फॉर्म में या किसी बबल्स के फॉर्म में, ठीक, ऐसे करके। तो हीट इज इवॉल्व होती है, देयर इज चेंज इन कलर होती है और गैस फॉर्म होती है। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 22 क्वेश्चन है, ठीक है। 22 क्वेश्चन की बात करेंगे तो समझते क्या दिया है इसमें। ये कहते हैं द फर्स्ट एड मैनुअल सजेस्ट द बेकिंग पाउडर शुड बी यूज्ड टू ट्रीट हनी बी स्टिंग्स। जब हनी मतलब किसी को हन देने वाला हनी नहीं है, हनी मतलब होता है मधुमक्खी जो शहद देती है, हनी देती है, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं जब कभी भी हनी भी काट लेती है किसी को तो कौन सा उसमें केमिकल सीक्रेट होता है? फॉर्मिक एसिड, HCOOH, ठीक है। जैसे कहीं काटेगी तो या कोई चींटी ने काट लिया, ठीक है, ऐसे स्टिंग करते हैं। अभी कहा बेकिंग पाउडर को डालते हैं, बेकिंग पाउडर फार्मूला दो, बेकिंग यानी कि खाने वाला सोडा, NaHCO3। क्यों कहा गया? क्योंकि ध्यान दो, जब भी कभी आप बेकिंग सोडा, बेकिंग मतलब पकाने वाला, पकाने मतलब खाने वाला, खाने वाला कौन होगा? जब भूखा होगा, और भूखे की स्पेलिंग क्या होती है? हंग्री, हंग्री से लिया गया H और लगा दिया गया NaHCO3, बेकिंग सोडा। ये जो दिया हुआ है ये किसका फार्मूला हो गया? बेकिंग सोडा, समझ में आ गया? अच्छा, अगर कभी ये आ जाए Na2CO3, Na2CO3, ये आपका हो जाए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, समझ आएगा ना? अब इसमें ये कहा गया है कि ये बताइए कि आखिरकार जब भी कभी हनी भी काट ले, किसी को कट कर दे, स्टिंग से कहीं मार दे, डंक मार दे, तो देखो कुछ समय बाद फूल जाता है, उसमें हम कौन सा केमिकल, ये केमिकल आखिरकार क्यों ऐसा काम करता है? तो देखते हैं ये, ठीक है। व्हाई डू वी बेकिंग पाउडर ट्रीट हनी बी स्टिंग? आखिरकार जब कभी भी मधुमक्खी किसी को काट लेती है तो उसमें हम बेकिंग पाउडर का यूज क्यों करते हैं, समझते हैं। बेकिंग पाउडर इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, कैसा होता है? ये बेस होता है नॉन कोरोसिव बेस। सो न्यूट्रलाइज द एसिड हनी बी इंजेक्ट व्हेन दे स्टिंग। जब हनी बी काटती है तो ये काटने से HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड बनाती है, एसिड, और एसिड को मारने के लिए बेस आता है, और जब बेस आ जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो वर्ड दिया गया है किसके लिए? न्यूट्रलाइज। क्यों? ये कहता है भैया आई एम बेस, बेस, और ये कहता है, ये कहती है आई एम एसिड्स, वो एसिड्स, एसिड, ठीक है, वो एसिड हो गया, ये बेस हो गया। और एसिड और बेस जब भी कभी मिला देते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि जब फॉर्मिक एसिड, यानी कि जब भी वो खाने की स्टिंग्स करेगी उसका एसिड है और बाहर से उसमें बेस लगाएंगे तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जिससे हम आराम से अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। हाउ डू कलर टीथ गेट कोरोडेड? यानी कि जब भी कभी भी दांत होते हैं ना, कोरोडेड कैसे हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? पीले कैसे पड़ जाते हैं? तो क्या कहा गया? पार्टिकल्स ऑफ फूड लेफ्ट इन द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, माउथ वाली कैविटी में, आर डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इन द माउथ मेक एसिडिक, द एसिडिक कोरोड आवर टीथ। यानी कि जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, ठीक है, क्यों कोरोड हो जाते हैं? समझिए, जब भी कभी हम खाना खाते हैं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि मॉर्निंग टाइम में खाना खाने से पहले ब्रश करना चाहिए और नाइट टाइम पे खाना खाने के बाद भी ब्रश करना चाहिए। सो दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए, ठीक है। क्यों? अगर रात में आप खा पी के पानी कितना भी पी लो, सो जाओ, दांतों के बीच में सपोज दैट कि अगर ये टीथ है, ऐसे कोई टीथ बना, ठीक है, और टीथ के बीच में यहाँ पे कहीं फूड पार्टिकल्स आ गया, तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में भी, जो उस फूड पार्टिकल्स को भी खराब कर देंगे। और जैसे फूड पार्टिकल खराब हो गया तो ये बैक्टीरिया दांत को भी खराब कर देते हैं, और यहाँ से पूरी कैविटी हो जाती है दांत में, ठीक, जिससे क्या हो जाएगा? जो आपका टीथ है वो टीथ कैसा हो जाएगा? होलो शेप में हो जाएगा, और रियलिटी में जब आप पढ़ते हो उसमें आपको दांत ऐसे दिखाई देते हैं। ये खराब वाला पोर्शन है, ये डिके वाला पोर्शन है, समझ गया? सो बहुत सारे हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं,
जो हमारे फूड पार्टिकल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि अगर हमने अच्छी तरीके से ब्रशिंग नहीं किया तो ये फूड पार्टिकल स्पॉइल होना चालू होता है, सड़ना चालू हो जाता है, जिससे हमारे टूथ में कुरड़ हो जाती है। तो फूड पार्टिकल्स लेफ्ट इन द ओरल कैविटी, जब भी हम कभी खाना खाते हैं हमारे ओरल कैविटी साइड पे क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स जम जाते हैं या वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, जहाँ पे ब्रश अच्छे से भी नहीं पहुँच पाती है। तो डिकम्पोज बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल को डिकम्पोज कर देते हैं हमारे माउथ में एसिडिक, उसको एसिडिक बना देते हैं, जिससे हमारे टीथ कैसे हो जाएंगे, कोरोड हो जाएंगे। समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने आने वाला है। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं एक बार बैठ के उनको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आपका दिया हुआ है। अब आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसमें कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में, जैसे आप चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ते हो, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको मिलेगा कोरोजन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, उसके बारे में। तो फर्स्ट आया है कैल्सिनेशन एंड सेकंड दिया है रोस्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं जिसमें दिया हुआ कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है इसको समझते हैं। ये कहते हैं इट इज यूज कार्बोनेट ऑर्स, कैसे होते हैं, ये कार्बोनेट ऑर्स होते हैं। अच्छा, तो रोस्टिंग क्या होता है, ये सल्फाइड ऑर्स होते हैं। तो कैल्सिनेशन कार्बोनेट और रोस्टिंग सल्फाइड। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड, किसके फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में, बाय हीटिंग देम स्ट्रांगली इनटू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ये कहा गया कैल्सिनेशन में जब भी कभी कार्बोनेट ऑयल होते हैं हम उनको गर्म करते हैं, किसके फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में, तो उसमें स्ट्रांगली लिमिटेड सप्लाई एयर होती है। ठीक है, एयर में एक लिमिट मात्रा में, एक लिमिट अमाउंट में सप्लाई होती है। सल्फाइड क्या होते हैं, सल्फाइड और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग देम स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ एयर। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी यहाँ ध्यान दो कैल्सिनेशन में लिमिट सप्लाई होती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इसमें कैसा हो जाएगा, एक्सेस ऑफ एयर अनलिमिटेड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इसमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट फॉर्म ऑर्स, ये देखिए ये कार्बोनेट ऑर्स हो गए और ये कैसे हो गए, सल्फाइड ऑर्स हो गए। समझा गया, ये हमें वो पढ़ना है। अब आगे आते हैं, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ द मेटल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दो आपको वेज बताने हैं जिससे हम मेटल में लगे हुए कोरोजन को हम रोक सकते हैं। तो फर्स्ट आ गया बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग। जैसे घर में कभी कभी कोई एंगल आते हैं दरवाजे के, जो जालियाँ होती हैं लगाने के लिए, वो एकदम लोहे के होते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ऑयल करते हैं या ग्रीसिंग करते हैं। सेकंड आ गया बाय गैल्वेनाइजिंग आर, ठीक है, क्रोमोप्लेटिंग, या तो हम उसमें क्रोमोप्लेटिंग करते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी गैल्वेनाइजिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उसमें पेंट वेंट करते हैं ताकि उस पर कभी भी रस्टिंग ना लगे। आगे देखते हैं, स्टेट द रोल ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। अब आते हैं चैप्टर उसमें बायोलॉजी में। ठीक है, अब कुछ अभी तक क्वेश्चन मिले थे आपको केमिस्ट्री के, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, जब बायोलॉजी की बात करेंगे, अब इसमें कहा गया कि भैया आपको रोल बताना है पेनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। पेनक्रियाज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो जब भी आप कभी पेनक्रियाज का डायग्राम बनाओगे, एग्ली फाइव स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ये आपका ऐसे स्टमक दिखेगा। ये हमारा है पैनक्रियास। ठीक है, तो पैनक्रियास जब भी हम ध्यान देंगे, पैनक्रियास, तो जब भी हम इसमें ध्यान देंगे पैनक्रियास क्या क्या चीज़ होती है, फूड के डाइजेशन में काम करता है। नंबर 1
pancreas produce pancreatic juice which contain trypsin and lipase enzymes. ठीक है, सो पेनक्रियास में ट्रिप्सिन और कौन से एंजाइम होते हैं? लाइपेज। अच्छा चलो देखते हैं भैया ट्रिप्सिन और लाइपेज का क्या काम होता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइपेज? सो फर्स्ट पॉइंट इज इट secrete pancreatic juice which contain trypsin and lipase enzyme also. सो फर्स्ट पॉइंट ट्रिप्सिन ऐड करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को। तो ट्रिप्सिन किसको काम करेगा? प्रोटीन के लिए काम करेगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, लाइपेज ऐड करता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को। तो ये जो लाइपेज होता है ये किसके लिए काम करता है? फैट का। क्या करता है? एमल्सिफिकेशन करता है। एमल्सिफिकेशन करता है, समझ आएगा ना? एमल्सिफाइड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कुछ लोग होते हैं मोटे हो जाते हैं, जब दौड़ते हैं तो उनका पेट का साइड का ज़्यादा हिलता रहता है, यानी कि फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया उसमें। तो जैसे ही हम अगर लाइपेज एंजाइम डालेंगे उस पर तो क्या करता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। समझ में गया? अच्छा, ये हो गया हमारा पेनक्रियास के लिए। सेकंड बात, अच्छा और ध्यान थोड़ा सा और बता देते हैं। इस पेनक्रियास में याद रखिएगा, ये पेनक्रियास है, ठीक? पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है और ये एंजाइम्स भी सीक्रेट करते हैं। ध्यान रखो, एंजाइम तो आपने पढ़े लिया, ठीक है? ये हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं। कौन से? जैसे 1 पॉइंट अल्फा सेल्स, सेकंड पॉइंट बीटा सेल्स और थर्ड पॉइंट डेल्टा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल से सिक्रीशन होता है ग्लूकेगॉन का। अल्फा सेल विल सीक्रेट ग्लूकेगॉन हार्मोन्स। ओ हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा, बीटा सेल किसका सिक्रीशन करती है? इंसुलिन हार्मोन्स। और डेल्टा सेल किसका करते हैं? सोमैटोस्टेनिन का। सोमैटोस्टेनिन हार्मोन्स का। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन होता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो इंसुलिन जैसे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। डायबिटीज 2 टाइप की होती है, मेलिटस और इंसिपिडस, वो अभी आपके लेवल का नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जब आगे क्वेश्चन चलेंगे, अब ये कहते हैं स्टेट द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ इनटेक ग्रोथ हार्मोन्स इन एडल्ट मेल। ठीक है, इसको समझते हैं इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको स्टेट बताने हैं कि इफेक्ट प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ इनटेक ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन एडल्ट। किसके लिए बात कर रहे हैं? मेल के लिए। याद रखो, मेल, एडल्ट मेल के लिए। तो कौन सा हार्मोन होता है? इसे कहते हैं गिगेंटिज्म। ठीक है, गिगेंटिज्म यानी कि जब इंसान की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स कम है तो आपकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया गिगेंटिज्म, जिसे कहते हैं विशालकाय शरीर, हाथी जैसा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज द टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट एडविजिबल। यानी ये कहा गया व्हाई इट इज इनटेक ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। आखिरकार जब भी आप कभी एडवर्टाइजमेंट देखते हो उसमें आता है कि आयोडीन की कमी से गले का घेंगा रोग, यानी कि जिसे हम कहते हैं थायरॉइडिज्म, इंग्लिश में कहते हैं थायरॉइडिज्म, और वो होता है घेंगा रोग, एक डिसीज का नाम है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में, याद रखिएगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर सही से नहीं है तो आपके गले में यानी कि थायरॉइडिज्म डिसीज हो सकती है। उस डिसीज के लिए ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अच्छा समझते हैं कि क्या होता है। तो दिस इज बिकॉज थायरॉक्सिन हार्मोन होता है बाय द थायराइड ग्लैंड में। यहाँ पे गले में होता है थायराइड ग्लैंड, तो इसमें हार्मोन सीक्रेट होता है थायरॉक्सिन। वो स्कैन करता है कि भैया अगर आपके बॉडी में सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है तो कहोगे भैया ऐसा खाने में नमक कम है, ज़्यादा लोगे, ज़्यादा हो जाएगा कि भैया बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको कम करने का। ठीक, ये क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जो 25 क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन किए हुए, 25 क्वेश्चन तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, समझा क्या? 25 क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से देखो और समझो और प्रयास करो कि खूब अच्छे से पढ़ने का।
ठीक है। तो अभी तक जहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ तक आप पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो हम आपको फिर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।